हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही प्रॉपर वे में हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग पूरे वीडियो को लेक्चर सीरीज में अगर देखेंगे तो हर एक टॉपिक बहुत ही प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सबको हम लोग करेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर वे में फुल डिटेल के साथ हम लोग यहाँ पे करेंगे। एंड उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस चाहे वो नीट के एग्जाम्स में आए हो एंड जे के एग्जाम्स में आए हो एंड मोस्ट ऑफ द जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से उस सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 10 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है 1.1। बुक में आप लोग क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। दो चार्ज हैं Q1 कितना दिया हुआ है 2 into 10 power minus 7 coulomb and Q2 is given as 3 into 10 power minus 7 coulomb, है ना। स्मॉल चार्ज स्फीयर है इस तरीके से। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 एंड एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस R कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर पर एयर में सेपरेटेड है, यानी कि R का वैल्यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो इनके बीच में फोर्स हमको निकालना है। 30 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 30 into 10 power minus 2 मीटर। ठीक है, तो जब दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे एयर में रखे हुए हैं तो कूलोम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलोम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलोम्ब्स लॉ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। एंड यहाँ पे K का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, K इज 9 into 10 power 9 इंटू Q1 का वैल्यू 2 into 10 power minus 7 इंटू Q2 कितना है 3 into 10 power minus 7 अपॉन R स्क्वायर। R का वैल्यू 30 इंटू 10 power minus 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 9 2 एंड 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 में 3 का कर देंगे 6 इंटू यहाँ से 10 पावर 9 है 10 पावर माइनस 7 10 पावर माइनस 7 14 हो जाएगा एंड 9 में से घटेगा तो हो जाएगा 10 पावर माइनस 5, है ना। एंड यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है तो 30 का स्क्वायर 900 इंटू 10 पावर माइनस 2 का 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली बचेगा क्या यहाँ से, देखो 9 से इसको तो पहले कट कर लो, यहाँ पे बच गया 100 में 2 0 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 5 एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 0 बचेगा ना, 10 पावर माइनस 2 बचेगा, ऊपर जाएगा हो जाएगा 10 पावर 2। फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स दोनों चार्ज स्फीयर के बीच में लगेगा एंड क्योंकि दोनों चार्ज देखो क्या है पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 को हम लोग हैंडल करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 1.2। 1.2 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small charged sphere 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb and air is 0.2 न्यूटन। यानी कि दो चार्ज है, दिस इज Q1 का वैल्यू दिया है 0.4 माइक्रोकुलॉम एंड Q2 दिया हुआ है माइनस 0.8 माइक्रोकुलॉम एंड एयर में रखे हुए हैं एंड इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है
F इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन। तो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में फोर्स डिस्टेंस कितना लग रहा है, ठीक है। एंड सेकंड पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो देखो कैसे निकालेंगे। इस Q1 को हम लोग लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, एंड इस Q2 को लिख सकते हैं -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ से हमको अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो एयर में है तो एयर के लिए एप्सिलॉन R का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9। यहाँ से वैल्यू पुट करो, F का वैल्यू दिया है 0.2 न्यूटन इक्वल्स टू यहाँ से 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 का वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻6 होल डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R हमसे पूछ रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। 0.2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, पहले हम लोग इसमें 9 देखो 4 और 8, इसको हम लोग कर लेते हैं 9 इंटू यहाँ से 8 में 4 से करेंगे तो 8 4 जम 32 यहाँ पे हो जाएगा 0.32 इंटू पावर को हम लोग देखें 10⁻9 यहाँ पे है 10⁻6 10⁻6 10⁻12 एंड 10⁻12 में से 9 जाएगा 10⁻3 10⁻3 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं R स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 0.32 इंटू 10⁻3 अपॉन 0.2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो यहाँ से एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा देंगे तो 3.2 हो जाएगा और इसको कट करेंगे तो 1.6 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 इंटू 16 इंटू यहाँ से डेसिमल हटा करके यहाँ पे एक पावर और माइनस में इंक्रीज कर लो 10⁻4। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू है 9 16 इंटू 10⁻4। तो R कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 16 इंटू 10⁻4। यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा एंड 16 का 4 इंटू 10⁻4 का 10⁻2, यानी कि हो जाएगा 12 इंटू 10⁻2 मीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0.12 मीटर, ठीक है। तो इतना इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होगा 0.12 मीटर। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 3 बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि चेक द रेशियो k² अपॉन GME/MP इज डायमेंशनलेस, लुक अप a table of physical constant to determine the value of this ratio, what does the ratio signify। देखो यहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन कहाँ से आता है इसको हम पहले देखते हैं। देखो अगर दो चार्ज पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है E- एंड प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है E+। दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज होता है। और अगर इसका मास क्या, अगर इलेक्ट्रॉन के मास की हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन मास या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me और मास ऑफ प्रोटॉन MP, ठीक है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हों तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe कितना होगा, Fe का वैल्यू होगा K
Q1 Q2 यानी कि E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इनका मान इसका मास अगर Me एंड MP हो एंड सेम डिस्टेंस पर रखे हो तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स Fg क्या होगा, Fg का वैल्यू होगा Gm1m2 यानी कि Me MP अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यही हम लोग जब Fe अपॉन एफ जी का रेशियो निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई Gme अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल होता है, फिर यही वैल्यू हमारा आता है के ई स्क्वायर अपॉन Gme। तो पूछ रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, वही चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस है। तो बिल्कुल डायमेंशन लेस क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये दो फोर्स का रेशियो है एफ ई अपॉन एफ जी, है ना, एफ ई अपॉन एफ जी दो फोर्स का रेशियो है, तो जो ऊपर का यूनिट होगा वही नीचे का यूनिट होगा, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, नो डायमेंशन, नो यूनिट। जब यूनिट नहीं होगा तो नो डायमेंशन, नो डायमेंशंस। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग क्या करें, यूनिट्स रखें, यूनिट रखने के बाद भी सारे यूनिट कट जाएंगे तो वहां से भी डायमेंशन लेस आ जाएगा। अब यहाँ से फिर पूछ रहा है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, इन दोनों का रेशियो कितना होता है। अगर देखो सबका अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, चलो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसका निकालें एफ ई अपॉन एफ जी का, तो के का वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁹ इंटू ई स्क्वायर यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का स्क्वायर माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू में पता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम ई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ ई अपॉन एफ जी इसका वैल्यू हमको निकल करके आता है, एफ ई अपॉन एफ जी का वैल्यू हमको निकल करके आता है 2.287 इंटू 10⁻39, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रेशियो 10⁻39 के रेंज का होता है। तो इसके कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ कि जो दो इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। ठीक, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। एंड सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। तो पहला देखो बोल रहा है कि क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं ना Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, यानी कि किसी भी चार्ज बॉडी पे जो चार्ज हमारा होता है फंडामेंटल चार्ज का मल्टीपल इंटीजर्स होता है। यहाँ पे n क्या होता है, n इंटीजर्स जिसका वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। एंड E हमारा क्या होता है, E को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो किसी भी चार्ज बॉडी पे जो चार्ज का वैल्यू होता है फंडामेंटल चार्ज का मल्टीपल इंटीजर्स होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज मीन्स फंडामेंटल चार्ज, which is the charge on an electron. Thus, Q equals to Na, where n equals to 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. या तो कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है या नेगेटिवली चार्ज। दूसरा क्वेश्चन 20 में बोला है why can one ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic large scale charge, यानी कि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक एक होता है देखो माइक्रोस्कोपिक,
माइक्रोस्कोपिक का मतलब जब छोटे स्केल पे हम लोग बात करते हैं, जैसे एटम्स के अंदर की बात करते हैं, किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक होगा। तो माइक्रोस्कोपिक के केस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, बहुत ही कंसिडरेबल होता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी ह्यूज बॉडी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या करता है, वहां पे उतना मीनिंगफुल नहीं होता है। देखो, while dealing with माइक्रोस्कोपिक चार्जेस का मतलब है किसी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज की बात हो रही है। Q equals to N can ignore quantization of electric charge. This is because small is very small and N is very large and so Q behaves as if it were continuous. यानी कोई ह्यूज अमाउंट का चार्ज बॉडी रहेगा तो उस पर चार्ज जो रहेगा बहुत कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस का मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। तो इस केस में हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.5। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। यहाँ पे देखिए ग्लास रॉड, मान लेते हैं दिस इज ग्लास रॉड। ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। यहाँ पे सिल्क का क्लॉथ है, कुछ करो सिल्क क्लॉथ, सिल्क है। A similar phenomenon is observed in many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. बोल रहा है कि एक ग्लास रॉड है, एक दूसरा सिल्क क्लॉथ है। जब इन दोनों को रब किया जाता है तो चार्ज क्या होते हैं, अपीयर ऑन बोथ। तो इससे हमको बताना, ऐसे बहुत सारे पेयर ऑफ मटेरियल्स है जिसपे के फिनोमेना होती है, तो हमको बताना है कि कंजर्वेशन ऑफ कैसे कंसिस्ट करता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले होता क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल किसी एजेंट से, एक्सटर्नल किसी सिस्टम का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इन दैट केस टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ के पेयर की बात करते हैं, अगर इसको हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं, तो देखो अगर बिफोर रबिंग, इन दोनों को रब करने से पहले अगर हम नेट चार्ज देखें तो 0 होगा, क्योंकि जब तक इन दोनों के बीच में रबिंग नहीं होगा ग्लास रॉड क्या होगा, इस पे भी 0 चार्ज होगा और सिल्क क्लॉथ पर भी 0 चार्ज होगा। लेकिन जैसे इन दोनों को रब किया जाता है, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा एंड यहाँ पे जो सिल्क क्लॉथ है इक्वल अमाउंट में नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस पे इतना नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज आ रहा है इस पे माइनस क्यू चार्ज हो रहा है, तब भी इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू। इस केस में भी इस पर नेट चार्ज क्या हुआ, 0 हुआ। तो इस तरीके से वी कैन एक्सप्लेन दैट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कंसिस्ट फॉर ऑल द सिस्टम विच आर नॉट अफेक्टेड बाय द एनी एक्सटर्नल एजेंट। ओके, तो क्लियर हुआ। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है एंड चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.6। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD। 4 पॉइंट चार्ज पहले दिया हमारा QA, QB, QC एंड QD। ठीक है, यहाँ पे QA का वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकुलॉम, QB का वैल्यू दिया है -5 माइक्रोकुलॉम, QC का वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकुलॉम एंड QD का वैल्यू दिया है -5 माइक्रोकुलॉम। 4 चार्जेस दिया हुआ है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। यहाँ पे देखो कि स्क्वायर है, ये हमारा एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे रखे हुए हैं A, B, C, D। यहाँ पे है 2 माइक्रोकुलॉम एंड -5 माइक्रोकुलॉम एंड C पे रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलॉम
एंड डी पे रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम। ठीक, एंड स्क्वायर का साइड जो दिया हुआ है, मान लो इसका साइड, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो साइड को हम लोग ले लेते हैं, अगर ए ले लें, साइड दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर के सेंटर पे देखो, इस स्क्वायर के दो डायगोनल होंगे, एक ये होगा और दूसरा ये होगा। अब इसके सेंटर पे यहाँ पे कोई एक चार्ज हम लोग रख दें जो कि है हमारा 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। तो पूछ रहा है कि इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, अब कैसे लगेगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है, जैसे इसको हम लोग लेते हैं क्यू ए, दिस इज क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी। तो इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू सी चारों चार्जेस के कारण फोर्स लगेगा। तो हमको निकालना है कि नेट फोर्स कितना लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं क्यू, यहाँ पे चार्ज है, तो क्यू ए एंड इस क्यू के बीच में फोर्स का नेचर कैसा होगा। ये वाला चार्ज क्या है हमारा, +2 माइक्रोकूलम, एंड ए भी कितना है, 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है। तो जो क्यू ए है, क्यू पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, है ना, ये लगाएगा एफ ए, रिपल्सन फोर्स लगेगा। एंड यहाँ पे यहाँ पे जो सी पर चार्ज क्यू सी है, वो क्यू पे कितना फोर्स लगाएगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में लगाएगा हमारा एफ सी। ठीक है, सी पर जो चार्ज है, क्यू पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, एफ सी इस डायरेक्शन में होगा, एंड जो ए पर चार्ज क्यू ए है, वो भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एफ ए। उसी तरीके से यहाँ पे जो क्यू है, इस क्यू बी के कारण क्या होगा, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इधर लगेगा हमारा एफ बी, है ना, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम है, एंड यहाँ पे प्लस क्यू है, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ डी लगेगा। अब इन सभी फोर्सेस का अगर वेक्टर सम कर लें तो हमको नेट फोर्स ऑन द क्यू मिल जाएगा। तो एफ नेट ऑन चार्ज एट सेंटर क्यू क्या हो जाएगा, एफ नेट सिंपली से होगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। अब हम लोग 1 बाई 1 करके निकालते हैं। पहले एफ ए का वैल्यू हम लोग देखें, एफ ए का वैल्यू देखें। अब देखो यहाँ पे एफ, हमको पहले डायगोनल निकालना पड़ेगा कि डायगोनल कितना होगा और एक दूसरा डायगोनल कितना होगा। तब यहाँ पे देखो ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो डायगोनल ए सी कितना होगा, ए सी हमारा हो जाएगा रूट ओवर, डायगोनल हमारा हो जाएगा रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 10 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये तो पूरे डायगोनल का लेंथ हो गया। अगर मिड पॉइंट से इसको हम लोग डिवाइड कर दें, वाले पॉइंट ओ है, तो हमारा एओ कितना हो जाएगा, 10√2/2, यानी कि 5√2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से एओ इक्वल्स टू बीओ इक्वल्स टू सीओ इक्वल्स टू डीओ, ये इक्वल हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम पहले निकालते हैं एफ ए का वैल्यू। एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू क्यू का वैल्यू कितना है सेंटर पे, 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻6 एंड क्यू ए कितना है, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻6 ऑन आर स्क्वायर। आर कितना है 5√2, तो 5√2, अब सेंटीमीटर में इसको मीटर में कर लो, 10⁻2 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो एफ ए का वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 9
इंटू 2, यहाँ पे 2 कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 9 एंड 10, 6 6 -12 हो जाएगा, 9 जाएगा 10 पावर -3, 10 पावर -3 अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर करेंगे 5 5 25, 2 50 हो जाएगा, 50 इंटू 10 पावर -4। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा एफ के इक्वल्स टू 9, अब 9 में 2 का करेंगे 18 इंटू यहाँ पे देखो -3 हो जाएगा एंड -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर -3 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 5। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम लोग एफ ए का वैल्यू देखें एफ ए तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। एफ ए का वैल्यू होगा 3.6 न्यूटन। तो एफ ए किस डायरेक्शन में है, देखो हमारा एफ ए किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में है ना, एफ ए निकल गया। उसी तरीके से जो हमारा एफ ए निकल गया और एफ सी का वैल्यू अगर हम लोग निकालें एफ सी, तो देखो एफ सी का वैल्यू भी सेम आएगा। एफ सी का वैल्यू सेम क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के डिस्टेंस सेम है एंड चार्जेस भी सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। एफ सी भी हो जाएगा हमारा 3.6 न्यूटन। ये हमारा है उसी डायरेक्शन में एंड ये हमारा क्या हो जाएगा ओ ए डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एफ बी निकालो। एफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। ए का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू का वैल्यू 1 इंटू 10 पावर -6 इंटू यहाँ से क्यू बी का वैल्यू -5, तो 5 इंटू 10 पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 522 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एफ बी का वैल्यू हमारा आता है 9 न्यूटन। ये हमारा आता है एफ बी का वैल्यू 9 न्यूटन, ये हमारा आता है 9 न्यूटन एंड एफ बी के बराबर ही वैल्यू आता है एफ डी का, ये भी हमारा आता है 9 न्यूटन। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। एफ बी क्या करेगा ओबी डायरेक्शन में, ओबी डायरेक्शन एंड एफ डी क्या करेगा ओडी डायरेक्शन। तो अगर सबका हम लोग नेट निकालें तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखो कितना आएगा, एफ नेट का वैल्यू 3.6 -3.6 प्लस 9 -9, तो यहाँ से हो जाएगा 0। मैंने थोड़ा शॉर्ट में इसको बताया। तो इस चार्ज पे लगने वाला क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, 6 था एंड क्वेश्चन नंबर 7। An electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden break, why not? And second बोल रहा है explain why two field lines never cross each other at any point। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, जैसे कि एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो एक कंटिन्यूअस होता है, किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट थ्रू आउट द रीजन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही एग्जिस्ट करती हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम इट एंड बिकम 0 एट इन्फिनिटी। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई पढ़े हैं, ई इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स क्या होगा हमारा वीक होता जाएगा एंड लास्ट में एंड हो जाएगा, है ना। तो सडन ब्रेक नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सडन 0 नहीं होता है, इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो भी सडन ब्रेक नहीं होगा, दैट इज कंटिन्यूअस लाइन। ओके, वही बात बोल रहा है। becomes 0 at infinity, that is electric field cannot vanish abruptly,
अचानक से ब्रेक नहीं होगा। सो अ लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, इट मस्ट बी अ कंटिन्यूअस कर्व। ओके, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक यूनिक डायरेक्शन होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड ई है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड बी है, और दोनों एक दूसरे क्रॉस कर देंगे। तो अब दोनों जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, दोनों के लिए दो डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर दोनों के लिए ये वाला भी डायरेक्शन मिलेगा, ये भी डायरेक्शन मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड का यूनिक डायरेक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 2 point charge QA and QB are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at midpoint O of the line AB joining the two charges? If a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज QA एंड QB है। यहाँ पे देखो QA एंड QB, QA का वैल्यू हमको दिया है 3 माइक्रो कूलम एंड QB का वैल्यू दिया है -3 माइक्रो कूलम। इस तरीके से है। 20 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस है, ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB? AB को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसके मिड पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू दीज टू चार्जेस। अब देखो, ये मिड पॉइंट अगर O हो जाए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि QA पॉजिटिव है एंड QB नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम अगर मिड पॉइंट पे निकालना हो, तो इस QA चार्ज के कारण इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड द चार्ज, ये होगा, है ना। एंड जो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स चार्ज होगा, इस तरीके से। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O is equals to EA प्लस EB। तो हम पहले EA निकालते हैं। EA इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A क्या हो जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर। तो K का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q का वैल्यू कितना दिया है, 3 माइक्रो कूलम, तो 3 इंटू 10 पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 पावर -6 अपॉन, यहाँ से देखो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर -1 का स्क्वायर 10 पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पावर 2 और 10 पावर 2 मिलकर के 10 पावर 11 हो जाएगा। तो 9 3 जा 27 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 6 गया 3 और 2 हो जाएगा 5, 27 इंटू 10 पावर 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये हमारा आ जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग EB की बात करें, तो सेम वैल्यू आएगा, KQB अपॉन R स्क्वायर। सब कुछ सेम है तो सेम आएगा। यहाँ पर देखो सबका वैल्यू सेम है, डिस्टेंस का वैल्यू सेम भी है और चार्जेस का वैल्यू भी सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। EB इक्वल्स टू हो जाएगा 2.7 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो नेट कितना हो जाएगा, नेट E इक्वल्स टू EA प्लस EB कितना हो जाएगा, 2.7 इंटू 10 पावर 6 प्लस 2.7 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से 2.7 ऐड करो, 5.4 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम।
ठीक है। अब देखो इसमें ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया। बी इसमें क्या बोल रहा है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10⁹ कूलम is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? टेस्ट चार्ज का मतलब है कोई एक चार्ज। तो अगर इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज हम लोग रख देते हैं, कितना वैल्यू रख रहा है 1.5 into 10⁻⁹ कूलम, तो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स experienced by टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू Q इंटू ई, है ना। तो Q का वैल्यू कितना दे रखा है 1.5 into 10⁻⁹, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, ये हमारा आ गया 5.4 into 10⁻⁶। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8.10 into 10⁻³ न्यूटन। इतना फोर्स एक्सपीरियंस होगा टेस्ट चार्ज पे, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इतना मिल गया 5.4 into 10⁻⁶, चार्ज इतना है तो फोर्स इतना एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा है। अ सिस्टम हैज टू चार्ज QA 2.5 into 10⁻⁷ कूलम एंड QB -2.5 into 10⁻⁷ कूलम located at point A 00 -15 centimeter and B 00 +15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? देखो 3 कोऑर्डिनेट्स में हमको दिया है इस तरीके से XYZ एक्सिस में, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे दिस इज y, दिस इज x, दिस इज z। z को मैं डॉटेड करके ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट ए कहाँ पे होगा, पॉइंट ए कहीं नीचे होगा, यहाँ पे पॉइंट ए होगा, क्योंकि z नेगेटिव है ना, 0 0 -15। बी कहाँ पे होगा, बी ऊपर होगा यहाँ पे, क्योंकि z यहाँ पे पॉजिटिव है, तो 0 0 +15 सेंटीमीटर। इन दोनों पॉइंट्स पे चार्ज रखे हुए हैं। QA यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज QA। QA कितना है 2.5 into 10⁻⁷ कूलम एंड QB रखा हुआ है यहाँ पे, QB इक्वल्स टू -2.5 into 10⁻⁷ कूलम। तो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा, देखो डाइपोल बना रहे हैं बेसिकली, है ना। जितना चार्ज QB का है उतना ही चार्ज QA का है, बट साइन अपोजिट है। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, QA प्लस QB कितना हो जाएगा -2.5 into 10⁻⁷ प्लस 2.5 into 10⁻⁷। यहाँ से इसका वैल्यू 0 हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, देखो इनके डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट E equals to Q into 2A, any one charge and distance between these two charge। तो T equals to कितना हो जाएगा, कोई एक चार्ज ले लो 2.5 into 10⁻⁷, एंड डिस्टेंस इसके बीच का कितना है, देखो ये +15 पे -15 पे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर यानी कि 13 into 10⁻⁻² मीटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 में 3 करेंगे 7.5, है ना। तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻⁹, है ना, कूलम मीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। ठीक है, तो इतना हमारा आ जाएगा डाइपोल मोमेंट। ठीक, चलो इसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आज हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वाले लेक्चर में करेंगे।
क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ किलोमीटर। डाइपोल मोमेंट दिया है, डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁹ किलोमीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। E का वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलॉम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। इस तरीके से है कि हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो इस पे कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है PE sin थीटा। क्या हो जाएगा, P का वैल्यू 4 × 10⁻⁹ इंटू E का वैल्यू 5 × 10⁻⁴ इंटू sin 30 क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5 हो जाएगा इंटू 5 इंटू sin 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 10 × 10⁻⁵। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁻4 न्यूटन। क्या पूछा, टॉर्क, तो न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने आज क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे 11 से लेकर के 20 तक नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कवर करेंगे एंड ऐसे ही हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।